इनकम टैक्स का सेक्शन 43BH कोई नया सेक्शन नहीं है। बजट 2023 में इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 43BH ऐड हुआ था। ये सेक्शन अभी इसलिए हाईलाइट हो रहा है क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन 31 मार्च 2024 को खत्म होने से पहले और आगे आने वाले ईयर्स में होगा। इसलिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस सेक्शन की वजह से आपकी परचेज और आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर पर इनकम टैक्स लग सकता है। वो कैसे लग सकता है, इसको मैं वीडियो के एंड में कई केसेस के थ्रू आपको बताऊंगा। और वीडियो में हम सेक्शन 43BH को कुछ इस तरह डिस्कस करेंगे कि कोई और वीडियो आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब वीडियो को शुरू करते हैं और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे कि सेक्शन 43BH क्या कहता है। देखिए, आजकल ऑलमोस्ट सभी छोटे और बड़े बिजनेस पर्सन MSME का सर्टिफिकेट लेते हैं। इसे उद्यम सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जिसके लिए सेक्शन 43BH कहता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो माइक्रो और स्मॉल बिजनेस कैटेगरी में कवर होता हो और ऐसे पर्सन से अगर आप किसी भी सामान की परचेज करते हो या सर्विसेज अवेल करते हो तो आपको उस माइक्रो और स्मॉल बिजनेस पर्सन को 45 डेज या फिर 15 डेज के अंदर पेमेंट करनी होगी। अगर आप विद इन टाइम पेमेंट नहीं करते हो तो वो परचेज अमाउंट आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। तब आपको अपनी इनकम, जो आपकी एक्चुअल इनकम है, उस पर प्लस इस परचेज की अमाउंट को ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट बनेगा उस पर इनकम टैक्स देना होगा। इस डेफिनेशन से आपको एक मोटी सी बात समझ में आ गई होगी कि जो भी पर्सन माइक्रो और स्मॉल बिजनेस कैटेगरी में कवर होता है उन सभी लोगों को आपको टाइम पर पेमेंट करनी होगी। और इस डेफिनेशन में कुछ एक स्पेशल टर्म यूज हुए हैं, जैसे 45 डेज या 15 डेज का क्या मतलब है, माइक्रो और स्मॉल बिजनेस में कौन लोग कवर होते हैं, इन सभी बातों को मैं शॉर्ट में और आसान लैंग्वेज में बताऊंगा। पहली बात कि माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस कौन कौन से होते हैं। देखिए गाइज, माइक्रो एंड स्मॉल वर्ड निकल के आया है MSME से। MSME की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि सेक्शन 43BH का बेनिफिट सिर्फ माइक्रो और स्मॉल बिजनेस पर्सन के लिए है। मीडियम बिजनेस इसमें कवर नहीं होते हैं। माइक्रो बिजनेस वो होते हैं जिनका लास्ट ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या इससे कम हो, या फिर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होता है। और स्मॉल एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनका लास्ट ईयर में टर्नओवर 50 करोड़ या इससे कम होता है और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा सेक्शन 43BH की डेफिनेशन में दो वर्ड यूज हुए हैं, 45 डेज और 15 डेज। तो इन डेज का क्या मतलब है? देखिए, जब भी हम किसी ट्रेडर से, किसी वेंडर से सेल परचेज की ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपका उस सेलर के साथ कोई एग्रीमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट है तो आपको एज ए बायर ऑफ गुड्स इनवाइस डेट से 45 डेज के अंदर उस सेलर को बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी होगी। लेकिन अगर ये पेमेंट 15 दिन या 45 डेज के टाइम फ्रेम के अंदर नहीं होती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो उस परचेज अमाउंट को आप अपने खर्चों के अंदर शामिल नहीं कर सकते और आपको उस बिल अमाउंट पर इनकम टैक्स भी देना होगा। हालांकि कई बार मन में ये सवाल आता है कि क्या कभी भी हम उस परचेज अमाउंट को एज ए एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं कर सकते या एज एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकते। द आंसर इज कर सकते हैं। आप उस परचेज अमाउंट को उस ईयर में क्लेम कर सकते हैं जब आपने उस माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की एक्चुअल में पेमेंट कर दी हो। आइए अब सेक्शन 43BH के प्रोविजंस को टोटल 12 एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिसमें 6 केसेस होंगे नॉन एग्रीमेंट वाले और 6 केसेस होंगे एग्रीमेंट वाले। गाइज, लेट पेमेंट करने के दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस कि परचेज अमाउंट आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आपको उस टोटल अमाउंट पर इनकम टैक्स देना होगा। दूसरा कॉन्सिक्वेंस कि आपको इनवाइस अमाउंट पर इंटरेस्ट भी देना होगा। इसे भी हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहले केस नंबर 1 लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जब कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो मैक्सिमम 15 डेज का टाइम आपको मिलता है पेमेंट करने के लिए। अब मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपए है और आपने एक माइक्रो और स्मॉल डीलर से परचेज किया 5 जनवरी को 2 लाख रुपए का, और कोई एग्रीमेंट है नहीं, इसलिए पेमेंट डेज और ड्यू डेट एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ड्यू डेट कौन सी मानी जाएगी? जो सेक्शन 43BH में लिखी हुई है, जो कि इनवाइस डेट से 15 दिन के अंदर अंदर होती है। इसलिए आपकी ड्यू डेट हुई 20 जनवरी, लेकिन आपने पेमेंट कर दी 10 जनवरी को ही, यानी ड्यू डेट से पहले। तो इस केस में आपकी परचेज की डिडक्शन आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही मिल जाएगी और टैक्स भी आपको सिर्फ 8 लाख रुपए पर ही देना होगा। अब दूसरा केस, इसमें 5 जनवरी को जो 2 लाख की परचेज हुई उसकी पेमेंट हुई 25 मार्च को। वैसे तो ये पेमेंट लेट हुई लेकिन विद इन ईयर हो गई, तो इसकी डिडक्शन आपको 23-24 में ही मिल जाएगी एंड इनकम टैक्स ऑल्सो हैज़ टू बी पेड ऑन 8 लाख रुपीज़ ओनली।
अब अभी मैं वो केसेस आपको बता रहा हूँ जब कोई एग्रीमेंट नहीं है, अभी आगे वो भी केसेस लूँगा जब सेलर के साथ एग्रीमेंट होगा। नाउ केस नंबर 3, इसे ज़रा ध्यान से सुनिए और समझिए। इसमें आपने 5 जनवरी वाले इनवाइस की पेमेंट की 7 अप्रैल 2024 को, जबकि ड्यू डेट थी 20 जनवरी 2024, यानी ईयर और ड्यू डेट दोनों ही खत्म हो गई। अब क्या होगा ये दोस्तों कि इस 2 लाख की डिडक्शन आपको मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, यानी कि 23 और 24 में आपको इस परचेज की डिडक्शन नहीं मिल सकती, ना ही आप क्लेम कर सकते हो। जब आप डिडक्शन ही क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए आपको इनकम टैक्स देना होगा 8 लाख जमा 2 लाख, टोटल 10 लाख रुपीज़ पर। और यही सेक्शन 43BH का मेजर इफेक्ट है। और अगर गलती से 20-30 लाख रुपए की पेमेंट लेट हो गई तो इफेक्ट ये होगा कि आप 30% के स्लैब में आ जाओगे और 30% ही आपको टैक्स पे करना होगा, वो भी तब जबकि एक्चुअल में कोई टैक्स नहीं बनता होगा। अब आप समझ रहे होगे कि इतना कमाया नहीं जितना आप टैक्स दे दोगे, कहीं और जाना नहीं, अभी और भी इफेक्ट्स हैं। अब केस नंबर 4 लेता हूँ। इसमें आपने 25 अप्रैल को 2 लाख रुपए की परचेज की, जिसकी ड्यू डेट थी 9 अप्रैल, लेकिन आपने पेमेंट कर दी 30 मार्च को ही, यानी टाइम से पहले। तो आपको डिडक्शन 23-24 में ही मिल जाएगी और टैक्स 8 लाख रुपए पर ही देना होगा। अब केस नंबर 5 लेते हैं। इसमें आपने 25 अप्रैल 2024 को 2 लाख की परचेज की, जिसकी ड्यू डेट है 9 अप्रैल, लेकिन आपने पेमेंट कर दी 5 अप्रैल को। हालांकि ये पेमेंट ईयर एंड होने के बाद हुई है, लेकिन अगेन टाइम से पहले आपने पेमेंट कर दी थी, तो इस केस में भी आपको डिडक्शन 23-24 में ही मिलेगी और टैक्स भी आपको 8 लाख रुपए पर ही देना है। नाउ केस नंबर 6, इसे भी जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। इसमें 25 अप्रैल वाले 2 लाख की इनवाइस की ड्यू डेट थी 9 अप्रैल, लेकिन आपने पेमेंट की 10 अप्रैल 2024 को, यानी ईयर और ड्यू डेट दोनों ही खत्म होने के बाद। अब इस केस में भी आपको 2 लाख की डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जगह पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मिलेगी। इसलिए आपको 10 लाख रुपए को ही इनकम मानकर टैक्स भी देना होगा। 10 लाख कैसे है? 8 जमा 2 10 लाख रुपए। आई होप कि आप इस सेक्शन 43BH के इफेक्ट को समझ रहे होंगे। गाइस, साल खत्म होने को है और ईयर एंड होने के बाद आपके ऑडिटर या टैक्स कंसल्टेंट ये सभी डिटेल्स आपसे पूछने वाले हैं कि कौन सी पेमेंट आपने लेट की। इसलिए 31 मार्च से पहले अपने सभी क्रेडिटर्स की लिस्ट निकलवाएं और चेक कराएं कि किस किस की पेमेंट ड्यू डेट से पहले करनी है, ताकि टाइम रहते आप सारी पेमेंट कर सकें और आपको एडिशनल इनकम टैक्स ना देना पड़े। सो बी केयरफुल। अब तक हमने डिस्कस किया कि जब सेलर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं था। अब मैं 6 ऐसे केसेस लूँगा जब सेलर के साथ एग्रीमेंट होता है। इन सभी में से 12th केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज पर सेक्शन 43BH 45 डेज का टाइम मिलता है। इन ऑल दीज केसेस आई एज्यूम दैट टोटल इनकम इज 8 लाख रुपीज़ एंड इनवॉइस अमाउंट इज 2 लाख रुपीज़। नाउ लेट्स बिगिन विद केस नंबर 7। इनवॉइस डेट 1 जनवरी 24, पेमेंट एग्रीमेंट डेज 30 डेज, तो आपकी ड्यू डेट हुई 30 जनवरी 2024। एज पर MSME एक्ट ड्यू डेट है 30 जनवरी, लेकिन पेमेंट हुई 25 मार्च को। तो इस केस में पेमेंट लेट हुई लेकिन विद इन ईयर हो गई, तो आपको परचेज की डिडक्शन 23-24 में ही मिल जाएगी और सिर्फ 8 लाख रुपए पर ही इनकम टैक्स देना है। ये बात अलग है कि जितने दिन ये पेमेंट लेट हुई उतनी दिन के आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। अब केस नंबर 8, इसमें परचेज डेट 1 जनवरी, पेमेंट ड्यू डेट 30 जनवरी, बट पेमेंट हुई 2 अप्रैल 2024 को, यानी ड्यू डेट और ईयर एंड होने के बाद। तो इस केस में आपको डिडक्शन मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, लेकिन 23-24 में आपको टैक्स देना होगा 10 लाख रुपए पर। 8 + 2 10 लाख रुपीज़। अब केस नंबर 9, परचेज डेट 20 मार्च, ड्यू डेट हुई अब इसके हिसाब से 3 मई 24, क्योंकि एग्रीमेंट डेज 45 डेज हैं, बट पेमेंट हुई 25 मार्च 24 को, जो कि ड्यू डेट और ईयर एंड होने के बाद है। इसलिए डिडक्शन आपको मिलेगी 24-25 में, लेकिन 23 और 24 में आपको 10 लाख रुपए पर इनकम टैक्स देना होगा। नाउ केस नंबर 10, इनवाइस डेट 20 मार्च 24 और पेमेंट एग्रीमेंट डेज 45 डेज, इसलिए ड्यू डेट हो गई 3 मई 24 और पेमेंट भी 3 मई को ही हो गई। इसलिए डिडक्शन आपको 23-24 में मिल जाएगी। 8 लाख रुपए पर ही इनकम टैक्स देना है और कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। नाउ केस नंबर 11, इनवाइस डेट 20 मार्च 24 और पेमेंट एग्रीमेंट डेज हो गए अब यहाँ पर 60 डेज, इसलिए एग्रीमेंट के हिसाब से ड्यू डेट हो गई 18 मई, लेकिन एज पर MSME एक्ट ड्यू डेट 45 दिन से ही काउंट होगी, जो कि अगेन 3 मई बनती है और 3 मई ही फाइनल डेट रहेगी। इस केस में पेमेंट हो गई 1 मई को, जो कि विद इन टाइम है, इसलिए डिडक्शन आपको 23-24 में ही मिल जाएगी। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस नंबर 12, इसमें इनवाइस डेट है 20 मार्च 2024, इसमें पेमेंट एग्रीमेंट डेज 60 डेज है, इसलिए एग्रीमेंट के हिसाब से ड्यू डेट हो गई 18 मई 24,
लेकिन एज पर MSME एक्ट ड्यू डेट है 3 मई। इस केस में पेमेंट हो गई 10 मई को, जो कि MSME एक्ट की ड्यू डेट 3 मई के बाद हुई है, लेकिन एग्रीमेंट टाइम 18 मई से पहले हो गई। अब क्या होगा गाइज, डेट MSME एक्ट वाली ही फाइनल डेट रहेगी, इसलिए डिडक्शन आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में नहीं मिलेगी। 10 लाख रुपए पर आपको इनकम टैक्स देना होगा और प्लस इंटरेस्ट भी देना होगा। अभी आगे की बात हम और करने वाले हैं। अभी यहाँ पर हमारे 12 केसेस कंप्लीट हुए हैं। इस इंटरेस्ट से हमारा अगला सवाल आता है कि कितना इंटरेस्ट देना होगा। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेविंग बैंक अकाउंट पर जो भी इंटरेस्ट फिक्स किया हुआ है उसका 3 टाइम्स, यानी कि सपोज 2.5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 7.5% के हिसाब से लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होगा। और एक खास बात कि जब आप अपनी ITR 3 फाइल करोगे तो इस इंटरेस्ट पेमेंट की आपको एज एक्सपेंडिचर डिडक्शन भी नहीं मिलनी, ना ही इसे आप एज एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो। ये एक अलग से लॉस है। तो गाइज, ये थी एक कंप्लीट वीडियो जो कि सेक्शन 43BH के ऊपर थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।